हेलो एवरीवन। दो नॉलेज स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के सिविक्स चैप्टर राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर समकालीन विश्व में लोकतंत्र का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है? पहला, आपसी मतभेद। दूसरा, देश की आंतरिक कलह। विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। आर्थिक नीति। इसका सही उत्तर है विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। चिली में जनतंत्र की बहाली कब हुई? 2001 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। सही उत्तर है 2004 ईस्वी में। मिसले वाल्से किस देश की महिला राष्ट्रपति थी? उत्तर ख, चिली की। मेरे देश के मेहनत कश मजदूरों, इनमें से किसका नारा था? मिशेल वेस्ले का, सल्वाडोर ओपंदे का, जनरल ऑक्सटो पिनोशे का, सल्वाडोर ओपनेंदो का। चिली में सैनिक तख्तापलट के बाद राष्ट्रपति कौन बने? उत्तर क, जनरल ऑक्सटे पिनोशे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पोलैंड पर किस पार्टी का शासन था? पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स का। सन 1980 ईस्वी में पोलैंड में मजदूरों के हड़ताल के नेता कौन थे? सही उत्तर है लेक वालेसा। पहली बार किस समाजवाद शासन द्वारा देश में स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाने की मान्यता प्रदान की गई? पोलैंड में लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? लावेला, जारुलस्की, लेक वालेसा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लेक वालेसा। लोकतंत्र में लोगों को इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त है? शासकों का चुनाव करना। प्राचीन लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति में कितने सदस्य थे? 1707 सदस्य। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। किस वर्ष अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान लागू हुआ? 1789 ईस्वी में। घना पहले निम्नलिखित में से किसका उपनिवेश था? जर्मनी का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, जापान का। इसका सही उत्तर है ब्रिटेन का। 1991 में किसका विघटन हुआ? भारत का, चीन का, जापान का, सोवियत संघ का। सही उत्तर है जापान का। सोवियत संघ में कितने गणराज्य है? 15 गणराज्य है। किस वर्ष नेपाल का पहला संविधान बना? 1952 ईस्वी में। किस वर्ष नेपाल का संविधान लागू हुआ? 1950 ईस्वी में। नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया गया? जनवरी 2005 ईस्वी में। नेपाल में संविधान सभा का चुनाव कब संपन्न हुआ? जून 2008 ईस्वी में। नेपाल में प्रथम गणतंत्र में प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर रावर्धन यादव, प्रचंड, जीपी कोइराला, वीरेंद्र। इसका सही उत्तर है प्रचंड। नेपाल में उग्र राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? जनवादी। किस वर्ष म्यांमार उपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ? 1948 ईस्वी में। वर्तमान समय में म्यांमार में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, फौजी सरकार। राजतंत्र। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है 192 देश हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है? 10। परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? कौन नंबर 5। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और निम्नलिखित में से कौन से देश है? भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान। चीन। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है? राजतंत्र, तानाशाह, लोकतंत्र, सैनिक तंत्र। इसका सही उत्तर है लोकतंत्र। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन थे? महासचिव, न्यायाधीश, एक प्रभारी, महालेखापाल। इसका सही उत्तर है न्यायाधीश। डैश नामक व्यक्ति ने चिली के सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? आयंदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख अल्बर्टी वेस्ले की हत्या 1975 में कर दी गई। लेनिन जहाज कारखाना पोलैंड के शहर गंडास्क में स्थित है। लेनिन जहाज कारखाने के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी, उस कारण
उसका कारण था एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकालना जाना। लेनिन जहाज कारखाने के मजदूरों ने सरकार से एक समझौता किया, वह समझौता गंडास्ट संधि कहलाए। लेनिन जहाज कारखाना में मजदूर संगठन का नाम सोलिडेरिटी रखा गया। 1980 में दशक में पोलैंड की समाजवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी। पोलैंड की समाजवादी सरकार का नेतृत्व निरंकुश शासक जनरल जारुजेल्स्की कर रहा था। घना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। जारुजेल्स्की पोलैंड के समाजवादी नेता थे। घना को 1957 ईस्वी में आज़ादी मिली। वर्तमान समय में चिली एक लोकतंत्र देश है। चिली के वर्तमान राष्ट्रपति मिशेल बेचले हैं। घना में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना पहली बार लामे एनक्रुमा के नेतृत्व में हुआ। लेनिन जहाज कारखाना में लेक वाल्से का इलेक्ट्रीशियन था। नेपाल के अंतिम नरेश व्यास थे ज्ञानेंद्र। 1990 में नेपाल में जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। जियाउल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई। म्यांमार पहले बर्मा कहा जाता था। म्यांमार में आंग सान सूची के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। संयुक्त राष्ट्र के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। भारत के नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1950 में मिला। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। चिली में अभी लोकतंत्र की स्थापना है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है। एशिया के 3 गैर लोकतांत्रिक देश के नाम लिखे। म्यांमार, भूटान, चीन। चिली सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? साल्वाडोर आयेंदे ने। साल्वाडोर आयेंदे कौन था? उत्तर, चिली देश का राष्ट्रपति। आयेंदे की सरकार का कब तख्तापलट हुआ था? उत्तर, 11 सितंबर 1973 ईस्वी को। 1980 में पोलैंड में जो व्यक्ति हड़ताल पे शामिल हुआ उसका नाम था? उत्तर, लेक वालेसा। प्रश्न 6, घना के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन हुए? उत्तर, लामे एनक्रुमा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस देश के विरुद्ध लड़ा गया था? उत्तर, ब्रिटेन के विरुद्ध। म्यांमार के उस नेता का नाम बताएं जो लोकतंत्र के लिए लड़ती रही तथा नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। आंग सान सूची। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पोलैंड में किस प्रकार का शासन था? उत्तर, समाजवादी। प्रश्न 10, घना में एनक्रुमा सरकार का तख्तापलट फिर कब हुआ? उत्तर, घना में सेना ने 1966 ईस्वी में तख्तापलट दिया और लोकतांत्रिक समाप्त हो गया। प्रश्न फर्स्ट, राष्ट्रपति आयेंदे ने निर्वाचित होने के बाद कौन से कार्य किए? उत्तर, राष्ट्रपति आयेंदे ने अनेक सुधारवादी कार्यक्रम चलाए। उसने मजदूरों की दशा में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार के अनेक प्रयास किए। बच्चे के लिए निःशुल्क दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना आदि। उस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, अतः आयेंदे ने मजदूरों के अधिक से अधिक कल्याण की बात सोचते थे तथा कानून बनाए। उनके इस सुधार कार्यक्रम से अमीर लोग राष्ट्रपति आयेंदे से नाखुश थे। प्रश्न 2, 1980 ईस्वी में पोलैंड के कौन शासन करता था? 1980 में पोलैंड में समाजवादी दल का शासन था। इस दल का नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। यह एक दलीय व्यवस्था थी। सभी शासकीय ताकत इसी दल के हाथों में थी। सरकार का पूरा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण था। अन्य समाजवादी देशों की तरह पोलैंड में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने का अधिकार न था। प्रश्न 3, भारत में लोकतांत्रिक विकास किस तरह से हो रहा है? उत्तर, 1947 के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। 1950 में भारत का अपना लोकतंत्र लागू हुआ। उस समय से आज तक भारत में लोकतंत्र की क्रमिक विकास हो रहा है। स्वतंत्र भारत में सब कुछ अपना है। नागरिकों को वयस्क मताधिकार से लेकर सभी लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 4, नक्शे में पोलैंड को ढूंढें तथा यह बताएं कि 1980 में दशक में यूरोप के किन किन देशों ने समाजवादी शासन किया। छात्र, पोलैंड स्वयं ढूंढे।
नक्शे के अनुसार 1980 में दशक में पूर्वी यूरोप के मालदोवा, जॉर्जिया, बेलारूस, यूक्रेन, अजरबैजान तथा आर्मीनिया जैसे देशों में समाजवादी शासन था। उन देशों का नाम लिखे जहां वर्तमान में समाजवादी शासन है। उत्तर: वर्तमान समय में म्यांमार, भूटान, चीन, अफगानिस्तान, यमन, लीबिया, सऊदी अरब तथा अंगोला जैसे देश में समाजवादी शासन। प्रश्न 6: पोलैंड में मजदूर संघ इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? उत्तर: पोलैंड में मजदूर संघ इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि किसी समाजवादी शासन वाले देश में पहली बार एक लोकतांत्रिक मजदूर संघ का गठन हुआ। सरकार ने भी इस संधि की मान्यता दे दी। प्रश्न 7: अधिकांश देशों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफी देर से मताधिकार क्यों मिला? भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अधिकांश देशों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफी देर में मताधिकार इसलिए मिला क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना जाता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इसी दौरान भारत ने सकारात्मक लोकतांत्रिक मूल्यों के जन्म लिया था। उन मूल्यों में महिलाओं समान समझी जाती थी, अतः भारत में पुरुषों के साथ ही महिलाओं को भी मताधिकार मिल गया। प्रश्न 8: किसी को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति चुनने को क्या उचित मानते हैं? उत्तर: किसी को जीवन भर के लिए उचित चुनने की विधि को उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा होने पर राष्ट्रपति निरंकुश तथा तानाशाह को हो सकता है। घाना में राष्ट्रपति लामे नक्रुमा अपने आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुना लिया था। यद्यपि वो लोकतंत्र का राष्ट्रपति था, परंतु उनकी तानाशाही के तंग हो सेना ने 1966 में नक्रुमा सरकार का तख्ता पलट दिया था। प्रश्न 9: चिली में पिनोशे शासन और पोलैंड की समाजवादी शासन में तुलना करें। उत्तर: चिली में पिनोशे शासन और पोलैंड की समाजवादी शासन में निम्नलिखित अंतर था। चिली में सैनिक शासन था जबकि पोलैंड में एक पार्टी का शासन था। दूसरा अंतर: पोलैंड की समाजवादी सरकार यह दावा कर रही थी कि पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है और चिली में शासक का एक कोई दावा न था। तीसरा अंतर: पोलैंड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन के अधिनायकवाद का उदाहरण था। चिली का शासक सैनिक अधिनायकवाद था। प्रश्न 10: चिली और पोलैंड दोनों ही शासन व्यवस्था में कौन सी समानताएं हैं? उत्तर: चिली और पोलैंड दोनों में असमानता के बावजूद भी कुछ निम्नलिखित समानताएं हैं। पहला समानता: दोनों देशों में शासकों का चुनाव जनता अपनी इच्छा से नहीं कर सकता था। दूसरा समानता: दोनों ही देश में जनता को सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की वास्तविक स्वतंत्रता थी। तीसरा कारण समानता: दोनों ही देश की जनता को खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी नहीं थी। अतः स्पष्ट है कि दोनों ही शासन व्यवस्था को समानता थी। प्रश्न 11: लिच्छवी गणतंत्र की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर: ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बुद्ध काल में कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की। उनमें से लिच्छवी गणराज्य भी था। इस गणराज्य की कई प्रशासनिक विशेषताएं हैं। पहली विशेषता: इस गणराज्य में शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहा जाता था। दूसरी विशेषता है, लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति के 17 राज्य प्रतिनिधित्व थे। प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा था, सेनापति तथा भंगरिक आदि पदाधिकारी होते थे। तीसरी व्यवस्था है, सभी प्रकार के निर्णय बहुमत से होते थे। स्पष्ट है, बुद्धकालीन गणराज्यों में शासकों का चुनाव होता था। वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक के क्या तात्पर्य है? क्या कोई वैश्विक सरकार होनी चाहिए? उत्तर: विश्व में लगातार बिगड़ रही शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए एक विश्व सरकार होनी चाहिए। भारत की एक सरकार है, ब्रिटेन की एक सरकार है, अन्य देशों में भी सरकारें हैं, पर विश्व के कई एक सरकार नहीं है जिसके द्वारा नियमित कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू हो। अतः विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक विश्व का आना ही वैश्विक लोकतंत्र है। विशाल विश्व के एक प्रशासन संभव नहीं है। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर तरह से वैश्विक और लोकतंत्रीय कदम उठाई गई। प्रश्न 13: वीटो क्या है? यह अधिकार किन किन देशों को प्राप्त है? वीटो विशेष अधिकार है जब सुरक्षा परिषदों
किसी भी फैसले के खिलाफ किसके अस्थायी सदस्य पर अधिकार का प्रयोग करते हैं, तब सुरक्षा परिषद अपनी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती, अर्थात पूर्व का निर्णय लागू नहीं होता। यह अधिकार अस्थायी सदस्यों के प्राप्त। अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। 14वां क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार में और तानाशाही सरकार में क्या अंतर है? उत्तर, लोकतांत्रिक सरकार में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासक शासन में भाग लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, मौलिक अधिकार, वयस्क मताधिकार जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की प्रधानता दी जाती है। परंतु तानाशाही शासन व्यवस्था में शासक की निरंकुशता प्रबल रही है। जनता के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तानाशाही अपने विरोधियों को कुचल कर रख देता है। तानाशाही शासन में मानवता कराहती है। प्रश्न 15, डनांग संधि क्या है? समाजवादी पोलैंड में 14 अगस्त 1980 ईस्वी को लेनिन जहाज कारखाने में एक क्रेन चालक महिला को गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया, अतः उसके समर्थन में अन्य कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए। उनमें मांगे थी देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए तथा प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। इस तरह इस आंदोलन की लोकप्रियता के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा। लेक वालेसे का नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौते किए। यह समझौते गांधाक संधि कहलाए। प्रश्न 16, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोकतंत्र के अनुभव पर एक टिप्पणी लिखे। उत्तर, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना एवं पतन की प्रक्रिया चलती रही है। जनरल जिया-उल हक ने मृत्यु 1980 के दशक में हुई, तब पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र वह स्थायी नहीं रह सका। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तख्तापलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना की, परंतु हाल में पाकिस्तान में हालात परिवर्तन हुए और वहां की जनता में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। अंत में जन आंदोलन के समक्ष सैनिक शासन को झुकना पड़ा और पाकिस्तान के चुनाव करने पड़े। 2008 के चुनाव के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। परवेज मुशर्रफ को गद्दी से हटाना पड़ा। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति हुए और यूसुफ राजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस घटनाक्रम के अंतर्गत पाकिस्तान के लोकप्रिय नेत्री बेनजीर भुट्टो को अपना प्राण गंवाना पड़ा। उत्तरीय प्रश्न 1, लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों का विवरण करें। भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रमाण मिलते हैं, परंतु आधुनिक लोकतंत्र की कहानी कम से कम 2 पहले शुरू हुई। 1779 के जन विद्रोह में फ्रांस में टिकाऊ लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सके। 19वीं सदी तक फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया और पुनः स्थापित किया गया, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। ब्रिटेन में लोकतंत्र की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन यहाँ प्रगति की रफ्तार काफी कम थी। 18वीं-19वीं सदी में भारत हुए राजनीतिक घटनाओं में राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अगले कुछ ही वर्षों में इन उपनिवेशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का गठन किया। अमेरिका में 1789 में लोकतांत्रिक संविधान लागू किया गया, जो आज तक चला है। 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अक्सर राजनीतिक समानता, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्यों को होकर ही होती है। तब एक मुख्य मांग हुआ करती थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त हो। प्रश्न 2, 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र की स्थिति का वर्णन करें। 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र के लिए संघर्ष हुआ, इसमें प्रगति भी हुई। इस संघर्ष नागरिकों की राजनीतिक समानता, लोगों की स्वतंत्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता जैसे मूल्यों से प्राप्ति तक ही सीमित रहा। अभी तक सार्वभौम वयस्क की मताधिकार जनता से को प्राप्त नहीं है।
19वीं तक न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी भी देश में जनता का सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया। कुछ देशों में मताधिकार उन्हीं को प्राप्त है जिसके पास निजी संपत्ति थी। अमेरिका में आम महिलाओं के साथ अश्वेत पुरुषों को भी मताधिकार मिला। इस तरह 19वीं सदी में लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष की जरूरत थी। अतः वे लोग, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष, चाहे वह गरीब हो या अमीर, और चाहे श्वेत हो या अश्वेत, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष करने लगे। इस तरह अब तक इतना हो तो अवश्य हो चुका है कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रारंभिक चरण पूरा हो चुका। इन देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मर्जी से सरकार का चयन किया। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों में उपनिवेश का अंत कैसे हुआ? उत्तर: एशिया और अफ्रीका में अधिकांश देश यूरोपीय उपनिवेश थे। इन उपनिवेश के नागरिकों को कई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अतः इन देशों में जनता ने अपने अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करना शुरू किया। यूरोपीय देश में औपनिवेशिक देश का आर्थिक शोषण कर रहे थे। जनता का संघर्ष आरंभ हुआ तो औपनिवेशिक शासन के इसे दबाने का प्रयास किया। संघर्ष के विस्तार देखते हुए औपनिवेशिक शासन को जनता के समक्ष झुकना पड़ा तथा सीमित अधिकार वाले सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ, परंतु जनता इससे संतुष्ट नहीं था। अतः संपूर्ण राजनीतिक अधिकारों की मांग होने लगी। अंत में औपनिवेशिक शासकों को इन देशों को लोकतंत्र करना पड़ा। इसी तरह हमारा देश 1947 ईस्वी में लोकतंत्र हुआ और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। पश्चिमी अफ्रीका में घना एक देश है जहाँ लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं रहा। घना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था तथा इसका गोल्ड कोस्ट था। राजनीतिक अधिकारों हेतु यहाँ संघर्ष का आरंभ हुआ। एक सुनार का पुत्र एवं शिक्षक लामे नक्रुमा इस संघर्ष का नेता था। इनके नेतृत्व में घाना 1957 में स्वतंत्र हुआ। आजादी के बाद नक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री एवं फिर राष्ट्रपति चुने गए। इस तरह पश्चिमी अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना का प्रथम सफल प्रयास हुआ। धीरे धीरे यहाँ उपनिवेशवाद का अंत हुआ। सेना में 1966 में लोकतंत्र का खात्मा कर पुनः सैनिक प्रशासन कायम कर दिया। प्रश्न 4, चिली में लोकतंत्र की वापसी कैसे संभव हुई? उत्तर: दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चिली देश है। राष्ट्रपति साल्वाडोर आयेंदे चिली के चर्च जमींदार वर्ग, अमीर लोग इनके खिलाफ थे, क्योंकि आयेंदे मजदूरों की दशा में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार तथा भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने जैसे लोकतांत्रिक नीतियों पर अमल कर रहे थे। 11 सितंबर 1973 को जनरल आगस्ते पिनोशे का आयेंदा का तख्ता पलट कर दिया और ऑक्टो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बन बैठे। पिनोशे के सरकार में आयेंदे के समर्थक और लोकतंत्र की मांग करने वाले का दमन किया। कई लोगों को लापता कर दिया गया। 17 वर्ष तक उसका निरंकुश कर क्रूर शासन चलता रहा। पिनोशे को सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया। जनता में भारी मतों से पिनोशे को ठुकरा दिया और चिली में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। अब तक चिली में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। जनवरी 2006 में राष्ट्रपति के चुनाव में चिली के पूर्व वायुयान सेना प्रमुख अल्बर्टी वेस्ले, जिनकी हत्या 1973 में हुई विद्रोह के दौरान कर दी गई, एक पुत्री वेस्ले विजय रही। आज भी राष्ट्रपति के पद में मिशेल बेस्ले कायम है। इस प्रकार चिली के लोगों ने देश के लोकतंत्र का स्थापना कर दी। प्रश्न 5, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग वर्णन के? संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंग: पहला अंग महासभा, युक्त राष्ट्र के सभी सदस्य, राष्ट्रपति इसके सदस्य हैं। दूसरा अंग सुरक्षा परिषद, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन इसके अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस प्रकार कुल 15 सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन हर 2 वर्ष पर होता है। तीसरा अंग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इस परिषद में कुल 54 सदस्य है जो देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग स्थापना को प्रोत्साहित करती है। चौथा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं जिनका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अपना न्यायालय है। पांचवा अंग न्याय परिषद। इसका एक न्याय परिषद भी है।
छठा अंक, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का अपना सचिवालय है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सचिवालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। बान की मून वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की महासचिव है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।